प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। पाकिस्तान की सियासत में रोज़ कुछ ना कुछ होता रहता है। अब 2 दिन से नवाज शरीफ की वापसी ज़ेर बहस है। इससे पहले राना शमीम साहब का एफिडेविट जो था वो ज़ेर बहस था, और उसके बारे में आज एक डेवलपमेंट ये है, एक अखबार ने यह दावा किया है, एक अखबार नवीस ने यह दावा किया है कि जो एफिडेविट है राना शमीम साहब का, ये हुसैन नवाज साहब के दफ्तर में साइन किया गया, और ये उन्होंने नोटरी पब्लिक के हवाले से और उनके जो चार्ल्स गुथरी हैं उनके हवाले से ये दावा किया है कि उन्होंने ऐसा कहा है। इसके बाद ईवीएम हमारा एक ऐसा मुस्तकिल मौजू है जिस पर रोज़ाना ही बात होती है। अपोजिशन की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से, हुकूमत की तरफ से कहीं ना कहीं से इस पर मौक़िफ़ आता रहता है, लेकिन गैर यकीनी के जो छाए बादल हैं वो अभी तक छटने का नाम नहीं ले रहे, और मुकम्मल तौर पर ईवीएम के लिए राह हमवार होती नज़र नहीं आ रही, बावजूद इसके कि हुकूमत की तरफ से बहुत कोशिशें की जा रही हैं और बार बार इसके बारे में लिखा जा रहा है, कहा जा रहा है, इलेक्शन कमीशन को कहा जा रहा है कि इस पर आप करवाएं। और शिबली फराज साहब ने तो ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा का बल्दियाती इंतखाबात है उसका दूसरा मरहला वो ताख़ीर का शिकार होता हुआ नज़र आ रहा है। ये बड़ा अहम मामला है। अगर ये मार्च में चला जाता है, बर्फ़बारी की वजह से या मौसम की सख्तियों की वजह से, हुकूमत इसको कैसे देख रही है, अपोजिशन इसको कैसे देख रही है, किसकी ख्वाहिश पर हुआ है। मिनी बजट एक ऐसा मामला है जो अपोजिशन के यहाँ ज़ेर बहस है इस वक्त, हुकूमत की कोशिश 12 से पहले इसको मंजूर करवा ले। ये सब मामला अहम है जिस पर हमें गुफ्तगू करनी है। और इससे पहले ये यानी एक और मामला जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, अगरचे इस पर कुछ लोगों ने मजाक बनाने की कोशिश की, लेकिन जब आप उसको तफसील से स्टडी करते हैं तो अंदाज़ा होता है कि ये जो भंग की काश्त का मामला है ये कितना संजीदा मामला है, और इस पर इसकी मार्केट कितनी बड़ी है और पाकिस्तान कितना रेवेन्यू कमा सकता है, क्योंकि दुनिया के कई ममालिक इससे बहुत रेवेन्यू कमा रहे हैं और पाकिस्तान ने इसका कामयाब तजर्बा भी किया है 1 एकड़ पर। तो ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और हुकूमत के इस पर प्लान क्या है, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। मेरे साथ शिबली फराज साहब मौजूद हैं, वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी। शिबली फराज साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। मैं सबसे पहले सियासी मौज़ूआत पर आने से पहले मैं 1-2 सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये तजर्बा आपका कामयाब रहा और आप इसकी अहमियत पर बात पहले भी कर चुके हैं। ये कितनी बड़ी मार्केट है और अब आपकी मनसूबाबंदी क्या है हेम्प या भंग की काश्त के हवाले से? देखें, पहली बात तो ये है कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें कि इसका जो पायलट प्रोजेक्ट था वो किया गया एरिड यूनिवर्सिटी के साथ हमारी मिनिस्ट्री ने, और पहली उसकी जो फसल थी उसको 2-4 रोज़ पहले ही उसकी कटाई शुरू हो गई है। ये असल में बुनियादी तौर पे 2 चीज़ों पे, 2 इंडस्ट्रीज़ को ये हिट करता है। एक है टेक्सटाइल इंडस्ट्री और दूसरी है मेडिसिनल साइड इसकी जो है, जो कि फार्मा इंडस्ट्री को टच करता है, और दोनों आपको मालूम है कि बड़ी पूरी आलमी सतह पर ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं। तो जो हेम्प के इस वक्त जो ऑपरेट कर रहे हैं, जो भी इसको मुख्तलिफ ममालिक, अमरीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK सब में, वो ये है कि जो इसका मेडिसिनल यूज़ है वो आपकी फार्मा इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, और कई प्रोडक्ट्स जो कि हम रॉ मटेरियल के इंपोर्ट करते हैं अपनी फार्मा इंडस्ट्री के लिए उसको भी ये सब्स्टिट्यूट करेगा, और इसका जो CBD ऑयल है उसकी भी एक इंटरनेशनल मार्केट में बहुत अच्छी कीमत है। मकसद हुकूमत का ये है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करें। हम सिर्फ टेक्सटाइल पे लगे होते हैं और जिसकी वजह से हमारा एक ख़ास हद तक हम अपने एक्सपोर्ट्स को आगे बढ़ा सकें, लेकिन अब हुकूमत पाकिस्तान की, प्राइम मिनिस्टर की ये ख्वाहिश है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करें, और हर वो चीज़ जिसमें से कि ये पोटेंशियल निकल सकता है कि हम कम अज़ कम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को, पहले वो प्रोडक्ट जो कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसको हम लोकली बनाएं, और दूसरा है कि जो एक्सपोर्ट्स हैं जी, और दूसरा है कि जिसे हम एक्सपोर्ट कर सकें। तो ये हेम्प का जो प्रोजेक्ट है ये हमारे लिए एक बहुत ही एक पोटेंशियल इसका बहुत बड़ा है, और हम ये समझते हैं कि न सिर्फ ये तकरीबन हमारे लिए जो फॉरेन एक्सचेंज है जो अगले 2 से 3 साल में जो है तो तकरीबन 3 से 4 बिलियन डॉलर का हमारे लिए एक्सपोर्ट अर्निंग कर सकता है। ये कोई 35,000 के करीब अगले 2 साल में जॉब्स क्रिएट कर सकता है, और इसमें जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जिसमें कि इसका एक बहुत अहम इस्तेमाल होता है, तो ये क्रॉप की जो डाइवर्सिफिकेशन है उसमें भी इस्तेमाल हो सकता है, और जो उससे हासिल शुदा फाइबर है वो भी हमारी टेक्सटाइल में बहुत इंटरनेशनली इस्तेमाल हो सकता है। तो शिबली फराज साहब, इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी, खासतौर पे फार्मा साइड पे ये पॉलिसी बना ली गई है इसको कि इसकी काश्त का फॉर्मूला क्या होगा, ये इसको आम कब कर दिया जाएगा किसानों के लिए कि वो, और क्या वो अपनी मर्जी से इसकी काश्त कर सकेंगे या कोई लाइसेंस वगैरह हुकूमत की तरफ से जारी किया जाएगा?
जी देखें, इसकी पहली जो पॉलिसी है वो हमने कैबिनेट को भेज दी है और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि अगले हफ्ते ये कैबिनेट में पेश हो जाएगी और वंस अप्रूवल हो जाए तो इसका एक्ट भी हमने पैरेलली तैयार कर लिया है और उसके साथ फिर नीचे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उससे ये है कि ये हर एक नहीं कर सकेगा और इसके लिए लाइसेंस रखा गया है। और लाइसेंस जो है तो वो 6 किस्म के हैं जिसमें कि आप अप्लाई करेंगे और एक ख़ास उनको आपको पूरा तकाज़ों को पूरा करना होगा और ये वो अपना जो है एक रेगुलेटरी अथॉरिटी जो हमने बनाई है जो कि मुश्तमिल है कॉमर्स मिनिस्ट्री, एंटी नारकोटिक्स, नेशनल फूड सिक्योरिटी और इस तरह लेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो वो उसको प्रोसेस करेंगे, 1 विंडो फैसिलिटी होगी और इसमें लैंड की भी रिक्वायरमेंट्स रखी गई हैं और इसमें जो लोग कर सकते हैं इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये नहीं है कि ये फ्री फॉर ऑल होगा, एक बड़े रेगुलेटेड अंदाज में, क्योंकि इसका जो है तो कोई गलत इस्तेमाल भी ना हो और ये एक जिस मकसद के लिए बनाई गई है वो उसी पे शिबली फराज साहब, इसमें क्या कोई अंदाजा है कि कितने रकबे पर इसको इब्तदाई तौर पर उगाया जाएगा? देखें 5 एकड़ और 25 एकड़ की लिमिट हमने रखी है और दूसरी बात यह है कि जो इससे कम है वो ज़ाहिर है कि फाइनेंशियल वायबिलिटी देखेंगे कि इसमें जो मतलब अगर कोई एक्सट्रैक्शन का लाइसेंस है तो वो उसके लिए एक ख़ास अमाउंट चाहिए जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए। और हमारी कोशिश तो यही है कि हम जो हमारे ओवरसीज़ के जो हैं वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के तौर पे आए, लोकलों को भी हम ज़ाहिर है इनकरेज करेंगे, लेकिन जो बाहर से लोग आएंगे वो एक्सपर्टीज़ भी लाएंगे बिकॉज इसको प्रोसेस करना, इसकी एक्सट्रैक्शन, इसके ऑयल, इसके फाइबर को प्रोसेस करना, इसके लिए एक ख़ास नो हाउ भी चाहिए। तो ये एक पॉलिसी इंशाल्लाह जब आ जाएगी फिर इसकी हम बाकायदा वो करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और इसकी जो तफसीलात हैं वो भी शेयर करेंगे, क्योंकि हमें देखने में आ रहा है कि हमें गैर मुल्की और लोकल लोगों से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नज़र आ रही है। सही है। अच्छा शिबली साहब, इसमें जो इसका जो सीड है वो काफ़ी महंगा है, तो उसकी दस्तयाबी के लिए क्या किया जाएगा? क्या इब्तदाई तौर पर किसानों को हुकूमत सपोर्ट करेगी, मंगवा कर देगी? इसकी फराहमी कैसे यकीनी बनाई जाएगी, क्योंकि इसका बीज काफ़ी महंगा है गालिबन? गुड क्वेश्चन। देखें, जहाँ तक सीड का ताल्लुक है इसमें कोई शक नहीं है कि वो महंगा है और वो तकरीबन $8 से $12 का सीड है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोकली इसमें हमारी जितनी भी R&D की इदारे हैं जिसमें कि ज़ाहिर है जिनको कि हेड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी कर रही है, हम इसके सीड पे भी तहकीक कर रहे हैं और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि इंशाल्लाह हम जो इंडिजिनस लोकल जो बीज है जिसमें कि ये जो जिसको TCH कहते हैं वो लिमिट्स के अंदर रहते हुए ये लोकली हम बीज जो है ना प्रोड्यूस करना शुरू कर रहे हैं। राइट शिबली साहब, इसकी अब आप टाइम फ्रेम अगर बता दें कि आप कितने अरसे में इसको इनिशिएट कर रहे हैं और इसका जो पहला क्रॉप है कमर्शियल लेवल पर या जो बड़े पैमाने पर है वो आप कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसके समरात पाकिस्तान की यानी पाकिस्तान की इकोनॉमी में ये प्रोडक्ट कब कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा? बिल्कुल जी, ये जी हम ये समझते हैं कि तकरीबन 1 साल जो है तो वो लग जाएगा इस मार्केट में आने में और ये जितनी भी फसलें हैं, बीज के चीज़ें हैं, ये सारी उसमें आ जाएंगी और 1 साल में इंशाल्लाह हम ये देखेंगे कि हमारे ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट को हिट करते हैं बोथ नेशनली एंड इंटरनेशनली। ठीक है, तो शिबली साहब जो जैतून के प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट किया गया था वो कामयाबी से चल रहे हैं? बहुत कामयाबी से जी, मैं तो उससे बहुत ही ज़्यादा, ये प्राइम मिनिस्टर का इनिशिएटिव था और आप देखें कि जिस तरह के हमारे लोकल इवन यूनिवर्सिटीज़ जिस तरह से उसकी पैकेजिंग, जिस तरह उसकी क्वालिटी है, वो आप देखेंगे कि ये एक और प्रोडक्ट है जो कि बहुत ही कामयाब होगा नेशनली और इंटरनेशनली। तो उस पर भी एक बहुत हमें कामयाबी मिली है और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह हम ये मुख्तलिफ छोटी छोटी चीज़ें करके हम अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं या खुद निसारी है उसको हम मारज़ वजूद में ला सकते हैं। शिबली साहब, आखिरी सवाल से जुड़ा हुआ फिर मैं कुछ सियासी सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ। इब्तदाई तौर पर इस पर आपको चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ा जब आपने इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया। कहीं पर मजाक उड़ाया गया, कहीं मजाक बनाया गया और अभी भी लोग इसको रिलेट करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के साथ। तो आप कहीं गवर्नमेंट इसको मार्केट करने में बैकफुट पर तो नहीं जाएगी कि जी इस पर पॉलिटिकली या आम पब्लिक की तरफ से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसको जाहिर है इसको मार्केट करना और इसको इसका प्राइड लेना, अगर आपने इसको कन्वर्ट करना अपनी इकोनॉमी में, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव होगा।
नहीं जी, अभी मैं देख रहा हूँ इसमें कोई शक नहीं है कि शुरू में लोगों ने इसका, और जो हमारे सियासी मुखालिफिन हैं उन्होंने मुझे भी हदफ बनाया मुख्तलिफ, लेकिन जी हमें ये चीज़ें, हमें जो चीज़ जो मोटिवेट करती है वो जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं वो ये है कि हमने अपने मुल्क के फ़ायदे को देखना है, और हमने वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़, अपनी एग्रो इकॉनमी को हमने किस तरह से डाइवर्सिफाई करना है, किस तरह से हमने अपनी एग्रीकल्चर की जो वो है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करनी है। तो ये जी इस तरह तो लोग करते खुद ही चुप हो जाएंगे जब इसके फ़वाइद नज़र आएंगे। और आपको पता है कि ये अहम दवाइयाँ जिसमें कि कैंसर भी शामिल है, जिसमें कि इन्फ्लेमेशन है, जिसमें कि पेन रिलीविंग, इतने कई प्रोडक्ट्स हैं जो कि इससे बनते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ पैदा की है उसमें हम जो फलाई रास्ता है हम उसमें से उसको चुनते हैं, और जो बदी का रास्ता है वो उस पे लोग बात करते रहें बेशक, लेकिन हम अपने काम को, हमें बिल्कुल ये नहीं करेगी राइट। शिबली फराज साहब, आज शेख रशीद साहब ने कहा है कि गवर्नमेंट के जितने प्रोजेक्ट्स थे और अच्छे प्रोजेक्ट्स थे हम मार्केट नहीं कर सके, हम उसको बेच नहीं सके, आवाम में उसकी सही मानों में तशहीर नहीं कर सके। हेल्थ कार्ड की उन्होंने बात की और भी उन्होंने एक दो चीज़ों की। मैं आपको सुनवा देता हूं कि वो क्या कह रहे हैं, फिर मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि क्या आप उससे इत्तफाक करते हैं। ज़रा सुनिए जी। हमारी गलती यह है कि हम एक्सप्लेन नहीं कर सके सही तौर पे। बहुत जबरदस्त काम हुए हैं पंजाब में। 2 डैम जो हैं वो मामूली बात नहीं है, सेहत कार्ड मामूली बात नहीं है, राशन कार्ड मामूली बात नहीं है, लेकिन हम सही तौर पर आवाम तक इनको नहीं पहुंचा सके। ये मैं भी इसकी गलती में शामिल हूं। जो कौम ने हमें वोट दिए थे वो इसलिए दिए थे कि ये आटा चोरों, घी चोरों, मनी लॉन्डरों, करप्ट लोगों से, महल बनाने वालों से, लंदन से, इनको कानून के तहत, कानून के कटहरे में खड़ा करें। इसमें हम नाकाम रहे। शिबली फराज साहब, आप इत्तफाक करते हैं कि आप एहतसाब करने में नाकाम रहे? देखिए, मैं शेख रशीद साहब की जो पहली बात थी जिसमें कि उन्होंने ये कहा है कि हम अपने कामों की तशहीर नहीं कर सकते, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ क्योंकि हैविंग रिमेन्ड इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, मैं ये समझता हूँ कि हम गवर्नमेंट की जो इतनी अचीवमेंट्स हैं, इतनी अहम मतलब है कि वो स्ट्रक्चरल चेंजेस हुई हैं और कितने अवाम के फलाही प्रोजेक्ट्स किए हैं मुल्क की बेहतरी के लिए, हम उसको अवाम को बता नहीं सकें। ये मैं मानता हूँ बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। जहाँ तक कि उसका अकाउंटेबिलिटी का ताल्लुक है उसमें भी किसी हद तक मैं इत्तेफाक करता हूँ कि देखें, हमारा काम है कि हमारे जो एक इंतखाबी स्लोगन भी था और हमारी लीडरशिप उसको बिल्कुल ये यकीन से समझती है कि अगर इस मुल्क को पीछे रह गया है तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि जिस तरह माजी में हुकूमतों ने किस तरह से इस्तेहसाल किया मुल्क की इकॉनमी का, किस तरह से उन्होंने इदारों को मफलूज किया, तो हमने तो अपनी तई वो अदालतों में और उसमें केस भेज दिए। अब अगर अब हम अदालतों को ये नहीं कह सकते कि जी आपने इसको सज़ा देनी है। ये तो बड़े ओवरवेलमिंग जो वो हैं सबूत हैं। आप जिस तरह देखें, नवाज शरीफ आज तक 5 साल हो गए हैं, इमरान खान ने तो अपनी मनी ट्रेल दे दी थी शुरू में और किस्सा ख़त्म हो गया। अभी तक नवाज शरीफ ने ये नहीं बताया कि जो लंदन के फ्लैट्स हैं वो किस पैसे से बने हैं। फिर अभी आप शहबाज शरीफ का देखें, उनके बैंक अकाउंट्स में उनके चौकीदारों, उनके क्लर्क्स, उनके मुलाजिमीन के अकाउंट में 4-4 अरब, 3-3 अरब, 2-2 अरब रुपए जमा हुए हैं। ये तो एक बड़ा ओपन एंड शट केस है। अगर वो मुल्जिम हैं और अगर उन्होंने करप्शन की है तो वो जाहिर है मुल्जिम तो कभी भी, या करप्ट आदमी कभी भी आके नहीं बताता कि मैंने क्या करप्शन की है। ये तो निजाम होता है जो उससे उगलवाता है या उसको साबित करता है और उसको कैफे किरदार तक पहुंचाता है, उसको सजा देता है। तो निजाम तो नाकाम रहा फिर। बिल्कुल जी। देखिए, निज़ाम की भी 2 हैं। अगर हमने पॉलिटिकली अपने पूरे माशरे में एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि ये बदकिस्मती की बात नहीं है कि लोग अभी ये बात ये पॉलिटिकल पार्टीज जो कि मतलब है कि इन्होंने पिछले 30 साल हुकूमतें की हैं, अभी कह रहे हैं कि जी अदालत में उसका फैसला यूं हो जाएगा, वो 4थी बार वजीर आज़म बनेंगे। आई मीन, क्या हो गया इस मुल्क के अखलाकियात को कि ऐसे लोग जिन्होंने ये नहीं बता सकते, जिसमें कि आप और मुझसे तो सवाल किया जाए कि जी आपने ये गाड़ी कैसे खरीदी है,
नहीं है तो आपको जो है तो या अंदर कर देंगे या आप पे इतना भारी जुर्माना लगाएंगे। लेकिन ये जो कल्चर रहे ना कि इस मुल्क में कि एक खास लोगों के लिए एक तरीका एहतसाब होगा या इंसाफ होगा और जो आम लोग हैं उनके लिए दूसरा होगा, ये उस तबके के लिए है जिस जो कि इन्होंने उसको परवान चढ़ाया। इन्होंने बुनियादी तौर पे जो मुल्क की खिदमत नहीं की, अपनी खिदमत की है, अपने खानदानों की खिदमत की है, अपने जो गुरोह थे उनकी खिदमत की है, जिसमें इन्होंने एक ऐसा सेटअप बनाया है। ये साबित करने में तो हुकूमत नाकाम रही है। देखिए जी, कई चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल आया हैं। देखें असदुल्ला, देखें बात यह है कि ये बात तो तय है कि अगर एक बंदे के अकाउंट में इतनी बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस, एक माली के अकाउंट में, एक चपरासी के अकाउंट में 2-2 अरब आ रहे हैं, तो ये कोई, इसके लिए तो कोई निजाम नहीं चाहिए ना। ये तो साफ ओपन केस है। हुदैबिया पेपर मिल बिल्कुल यही चीज था, मनी लॉन्ड्रिंग की गई, इकोनॉमिक वो उसके जो कानून बनाए गए वो अपनी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बनाए गए और कहा कि ये मुल्क के लिए है। तो देखिए जी, मतलब है हमें भी सोचना होगा कि मुल्क किधर जा रहा है। ये सिर्फ हुकूमत का काम नहीं है कि वो एक ऐसा माहौल जो कि माजी की हुकूमतों ने अपने लिए बनाया था, अब वो जो है उसी से बेनिफिशियरी वही इसी दिन के लिए बनाया था, वो बेनिफिट कर रहे हैं। उनसे पूछो कि भाई ये कैसे। जी सही है, बिल्कुल ठीक है। अब एक और मामला जो है वो आपको ईवीएम के हवाले से आपको क्यों लगता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है और जानबूझ के डिले कर रहा है? देखिए जी, मैंने ये पहली बात तो ये कि मैंने ये बात नहीं की है कि वो जानबूझकर ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं ये ज़रूर ये कहता हूँ कि देखें, ये अब कानून बन गया है और इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि ये काम बड़ा अहम और काफ़ी उस स्केल का बड़ा है, इसलिए जब तक ये काम शुरू नहीं होगा, क्योंकि EVMs पे बातें हम 2010 से कर रहे हैं, ये पीपल्स पार्टी लाई थी, लेकिन और उसमें भी कहा गया था कि 5 से 10 साल लगेंगे, लेकिन काम शुरू होगा तो तब 5 से 10 साल लगेंगे ना। अब 10 साल तो हो गए, आज 2021 है, खत्म होने वाला है। और उसके लिए तो हम ये कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन से कि वो अपने वो उनको कुल्ली इख्तियार उन्हीं का है, वही करेंगे। हम सिर्फ हेल्प करना चाहते हैं, पैसे जो उनको चाहिए हम वो देना चाहते हैं, अगर उनको एक्सपर्टीज चाहिए, और बिकॉज एक नया सिस्टम है तो उसको करने के लिए उनको हेल्प चाहिए। ताखीर की वजह क्या है? कर रहे हैं जी, इसको इनिशिएट ना होने में ताखीर आपके ख्याल में इंटेंशन है इसके पीछे? देखें, बात यह है कि दिलों के हाल तो जी खुदा जानता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ, मेरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से 2-3 दफ़ा मुलाकात हुई है, लेकिन मुझे वो उनकी पूरी वो इंटरेस्ट नज़र आती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह हमारे बाकी इदारे हैं, उस इदारे में ज़ाहिर है कि कैपेसिटी और एक नए सिस्टम को लाने के लिए एक बहुत बड़ा काम है ये, लेकिन वो बड़ा काम छोटा इसलिए हो जाएगा जब आप शुरू करें और आप जितने भी मुतल्लिका इदारे हैं उनसे हेल्प लें। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ये इलेक्शन कमीशन ये इसको हल कर लेगा। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कुछ अर्सा पहले, आग लगा देंगे अगर ईवीएम आएगी, पहले इस मशीन को बाहर निकाल के आग लगाएंगे, फिर हम अगली बात करेंगे। उन्होंने कहा कि आधा जरा सुन लीजिए सर, कुछ अर्सा पहले ये गुफ्तगू हुई थी, फिर इसका जवाब दीजिएगा। जहां तक ईवीएम का तल्लक है तो ये भूल जाए, कल फरमा रहे थे कि जी हमारा 2 टोक फैसला है, तो फिर हमारा भी ये अटल फैसला है कि उन पोलिंग स्टेशन के ऊपर सबसे पहले जब वो ईवीएम को बाहर निकाल के उसको आग लगाएंगे, उसके बाद जो है ना वहां पे फिर जब वो इलेक्शन होगा, किसी कीमत पे खाओ हमें उसकी कोई भी कीमत जो है वो उठानी पड़े, हम उठाएंगे और इनको ईवीएम के जरिए जो ये इलेक्शन चुराना चाहते हैं, इस फ्रॉड को हम नहीं होने देंगे। शिबली साहब, यहां पर आग लगाने की बातें हो रही हैं, इसके बावजूद आप समझते हैं कि अमली तौर पर ये कर गुजरेंगे आप और इलेक्शन कमीशन? देखिए उनकी बातों से तो यही लगता है जो कि मैं भी पहले कह रहा था कि कानून और इखलाकियात उनकी किताब में है ही नहीं। मतलब है कि एक ये चीज़ इलेक्शन कमीशन की किसी भी प्रॉपर्टी को इस तरह से डिस्ट्रॉय करना एक क्रिमिनल एक्ट है, और मेरा ख्याल है क्रिमिनल एक्ट करने में इनको कोई झिझक नहीं है। दूसरी बात ये है कि मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो इसकी मुखालिफत कर रहे हैं, वो इसलिए मुखालिफत कर रहे हैं कि ये 10 नंबर तरीके से ये इलेक्शन जीतते आए हैं। क्यों इनको खौफ है? टेक्नोलॉजी से क्यों खौफ है? बिकॉज ये एक्सपोज हो जाएंगे, ये जो ठप्पे माफिया और ये जो मुख्तलिफ ID कार्ड जमा करके गलत वो अपने जो इंतखाबी वो हैं लिस्टें हैं उनमें गलत नाम, मुख्तलिफ किस्म के हरबे इस्तेमाल करते हैं, उसी वजह से ये जीते आए हैं। तो इनको अपनी सियासी मौत नजर आ रही है। और दूसरी बात देखें, अभी आपने लोकल बॉडीज के इलेक्शंस हुए हैं, कितने कम खैबर पुख्तनख्वा के एक छोटे से हिस्से में हुए हैं।
2,34,000 वोट जाया हुए हैं और ऐसे हल्के मेजॉरिटी हैं जिसमें के जो जीतने वाले का हारने वाले का जो डिफरेंस है उससे ज्यादा जो है तो रिजेक्टेड वोट्स हैं। अब आप मुझे बताएं कि ये अगर ईवीएम होती तो एक वोट भी जाया ना होता और इलेक्शन का जो कॉम्प्लेक्शन है वो बिल्कुल चेंज हो जाता। ठीक है, ये इसके मुखालिफ है। ये वो स्टेटस को है जो कि माजी में इस किस्म की गलत चीजों से वो इलेक्शन जीते रहे हैं और मैनेज करते रहे हैं। एक चीज मैं आखिर में आपसे और जानना चाहता हूं, वो ये है कि आप ये जो मिनी बजट आ रहा है इसको बल्दियाती इंतखाबात जो भी खैबर पख्तूनख्वा में दूसरा मरहला होना है और पंजाब में जो होने हैं इससे जोड़कर देखते हैं, क्योंकि एक एनालिसिस बहरहाल ये भी है बहुत से लोगों का कि खैबर पख्तूनख्वा में पहला मरहला जो आप हारे हैं उसमें एक वजह महंगाई भी है। आपकी चलें तंजीमी कमजोरियां अपनी जगह पर है, लेकिन एक महंगाई भी वजह है। तो अगर ये मिनी बजट आता है, महंगाई और बढ़ती है, तो अगले जो मराहिल हैं इंतखाबात के वो मुश्किल नहीं हो जाएंगे आपके लिए? देखें, पहली बात तो यह है ना कि ये इसी वजह से तो हमने बावजूद इसके जानते हुए कि जो एक आलमी वबा के नतीजे में एक आलमी एक का साथ बाजारी आई है, एक इकोनॉमीज़ अफेक्ट हुई हैं कई मुल्कों की, चाहे वो हम हमसाए हों, इंटरनेशनली हमारी जो इकोनॉमीज़ हैं वो अफेक्ट हुई हैं, उसके बावजूद ये एक बड़ा बोल्ड स्टेप है। ये इमरान खान ही कर सकता है। ये एक बोल्ड स्टेप लिया और लोकल बॉडी के इलेक्शंस करवाए और हमने इसी कई जो काम किए हैं जिसमें कि बिजली की कीमतें ले लें। ये देखें जी, बात यह है कि यही चीज़ें थी जो कि कालीन के नीचे डाली गई माजी में, जिसकी वजह से पॉलिटिकल कॉस्ट उनको देनी नहीं पड़ी। हमने पॉलिटिकल कॉस्ट दी है। हम चाहते हैं कि मुल्क बेहतर हो, जो आइंदा आने वाली हुकूमतें हों, जो आने वाली नस्लें हों, उनकी मुश्किलात कम हो। इन्होंने तो सारा इकट्ठा जो एक पूरा डैम मसाइल का बना के दिया था हमें, तो जाहिर है कि उसको हल करने में लेकिन हम ये, लेकिन ये बात आप आवाम को समझा पाएंगे तो शायद इंतखाबी आपको जीत नसीब होगी, अगर आप ये बातें आवाम को समझा पाए। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है सर कि आज के अखबारात में ये खबर लगी है और कुछ अखबार नवीसों ने दावा किया है कि बल्कि कुछ क्या इरफान हाशमी साहब की खबर है, वो ये कहते हैं कि जी ये हुसैन नवाज साहब के दफ्तर में एफिडेविट साइन हुआ था जो कि राना शमीम साहब ने किया था, उनका दावा है। इस पर आपका रद्द-ए-अमल क्या है सर? बिल्कुल, देखिए जी, ये मुझे तो हैरानगी नहीं हुई है। ये वो है, कैलेबरी फॉन्ट भी इसी तरह था, घर में बनाते हैं चीज़ें, अपनी मर्जी के चीज़ें टेलर मेड बनाते हैं। हुकूमतों अदालतों का ये मजाक उड़ाते हैं, जजों का ये मजाक उड़ाते हैं, इदारों का ये मजाक उड़ाते हैं। तो ये तो एक लंबी लिस्ट है, वीडियोस ऑडियोज ये एडिट करने, ये तो देखे ना, ये इनका ये एक एक्सपर्टीज है। ये पीपल्स पार्टी भी नहीं करती है। आपने देखा होगा मेरी मुखालिफत है पीपल्स पार्टी के साथ, लेकिन दो चीजों पे मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूं। एक, उन्होंने इस किस्म की वो उससे नहीं काम किया, ये इस किस्म की हरकतें। दूसरा, अगर उनका कोई लीडर है जिसे कि मैं जाती तौर पे तो मैं उनसे इख्तिलाफ करता हूं, लेकिन कम से कम मुल्क में मौजूद है, यहीं पे मौजूद है, भागा नहीं है कहीं पे, ना कानून से ना किससे, वो इधर ही बैठे हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये लोग देखें मुल्क से बाहर भागे हुए हैं और फिर उधर से ये इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि जी हम वो है ये, यानी जो बातें उन पे सादिक आ गई हैं, जो उन पे प्रूफ हो गई हैं, अब वो अदालतों को पीछे पड़ गए हैं। तो मतलब है कि इनका तो यानी ये तो बहुत बड़ी दुश्मनी कर रहे हैं मुल्क के साथ कि ये इस किस्म की हरकतें करते हैं घर में बुलवा के। और नोटरी पब्लिक का जो काम होता है ना जी, वो ये नहीं होता कि वो कंटेंट्स को वेरीफाई करे, वो सिर्फ डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करता है। और उन्होंने उसके अंदर जो कि अपेरेंटली उसने कहा भी है, जो नोटरी पब्लिक था, कि मैंने उसको पढ़ा नहीं है, और ना वो उसका हर एक डॉक्यूमेंट तो नहीं पढ़ते हैं, वो डॉक्यूमेंट को करते हैं। तो ये एक पीएमएल नून की एक और ताज़ा पेशकश है। बहुत शुक्रिया शिबली फराज साहब, आपका प्रोग्राम में शेयर कर लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो गैस की जो कमी है या बंदिश है उस पर बहुत डिबेट हो रही है। खुद हमाद अज़हर साहब को अपनी ही पार्टी की तरफ से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि वो लोड मैनेजमेंट में, गैस मैनेजमेंट में बुरी तरह नाकाम रहे हैं, उनके पास अपने दलाइल हैं। इस पर जो एनर्जी एक्सपर्ट हैं वो क्या कहते हैं, खुद पीटीआई के अंदर से किस किस्म की आवाज़ें उठ रही हैं, कराची से जो अपोजिशन की जमातें हैं वो क्या कह रही हैं। तो गैस के बहरान और आने वाले दिनों में अगर ये बहरान शदीद होने जा रहा है तो इसके इम्कानात क्या हैं, ऑल्टरनेट हुकूमत के पास क्या है, इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहेंगे। मुल्क में गैस के कुदरती ज़खायर में कमी के हवाले से हमाद अज़हर साहब ने कुछ अर्सा पहले दावा किया था। उन्होंने कहा कि 9% कमी हो रही है और उन्होंने कहा कि हर 2 साल में 18% कमी हो चुकी है, लेकिन अपोजिशन भी इसको मानने को तैयार नहीं है और ख़ुद पीटीआई के कुछ अपने लोग भी गैस की कमी के हवाले से इन दावों को मानने के लिए तैयार नहीं है और नालान नज़र आते हैं। इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ ज़ुबैर मोतीवाला साहब मौजूद हैं, चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। शाहिद सत्तार साहब मेरे साथ मौजूद हैं, एनर्जी एक्सपर्ट हैं, और आफ्ताब सिद्दीकी साहब मुझे ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। सबसे पहले तो शाहिद सत्तार साहब, ये जो हमाद अज़हर साहब कहते हैं कि गैस के कुदरती ज़खायर में हर साल 9% की कमी हो रही है और 2 साल में 18% कम हुए हैं, ये जो गैस की शॉर्टेज का मसला है, ये वाकई एक जेन्युइन इशू है या फिर गवर्नमेंट की कमज़ोरी की वजह से, कमज़ोर हिकमत अमली की वजह से, या जो जिसको अपोजिशन जो है वो कहती है कि जी ये कॉम्पिटेंस नहीं थी? आप इसको असल वजह क्या समझते हैं इसकी? देखें जी, अव्वल तो गैस के ज़खायर में कमी वाक़या हो रही है और उसकी एक साफ वजह यह है कि जी एक ज़माने में यहाँ 32 फॉरेन ऑयल कंपनीज काम करती थी पाकिस्तान में। वो सारी की सारी कंपनियाँ एक करके पाकिस्तान से निकल गईं, क्योंकि हमारा जो माहौल है बिजनेस का और जो जिस तरह स्ट्रैंगल होल्ड है ब्यूरोक्रेसी का, वो नहीं इसमें काम कर सके और जिसकी वजह से जो एडिशनल ज़खायर मिले ही नहीं, जो कि हर सूरत पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन उनके लिए एक्सप्लोरेशन करना तो ज़रूरी है जी। अच्छा, अब दूसरी तरफ ये है कि एक कंदकोट गैस फील्ड है जो कि पीपीएल की है, उसमें से 125 MMCFD जो गुद्दू पावर स्टेशन को जा रहा था वो कई अरसे से फारग पड़ा है। उसको आप सिस्टम में डालते 125 MMCFD तो आ जाता। इस तरह मिला जुला ही है जी, कुछ मिसमैनेजमेंट है, कुछ नेचुरली अकरिंग डिप्लीशन है, बाकी जो रही सही कसर थी कि आपके पास 1200 MMCFD की अवेलेबिलिटी है LNG टर्मिनल्स पे, बल्कि इससे ज़्यादा है, लेकिन आप 1200 नहीं ला रहे, आप 900 के करीब ला रहे हैं, जो कि 300 MMCFD उधर से भी कम हो गया। तो ये बेतहाशा गैस की किल्लत तो फिर होनी थी जी। अच्छा, इसमें फैसला साहब, इसमें जो आप एक्सप्लोरेशन की बात कर रहे हैं, इसमें हुकूमत के कुछ लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान के जिन इलाकों में गैस के ज़खायर मौजूद हैं और बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा के, वो हसास इलाके हैं और अगर वहाँ पर हम गैर मुल्की कंपनियों को दावत देते हैं इसकी एक्सप्लोरेशन के लिए, वहाँ पर फिर सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, उसकी कॉस्ट है, तो ये एक ऐसी कॉस्ट इसकी बढ़ जाएगी जो कि बियरेबल नहीं है और वो बहुत महंगा सोल्यूशन है। तो इस वजह से ये नहीं किया गया। आप इस आर्गूमेंट को मानते हैं? जी, बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता जी। आप सिक्योरिटी देखें, एक ब्लॉक 28 है जो कि सुई गैस के ऊपर वाक़या है। उस ब्लॉक 28 में ही आपके 2-3 ऐसे ज़खायर मौजूद हैं जो कि खिला से नज़र आते हैं। अगर उनकी ड्रिलिंग कर दी जाए तो और उनमें से जो कि बहुत अच्छे इम्कानात हैं गैस मिलेगी, तो वो बड़ी जल्दी सिस्टम में लाई जा सकती थी। लेकिन ये कभी OGDC के हवाले कर दिया जाता है, कभी मारी गैस के, और काम कोई नहीं होता। तो ये इस तरीके से देखें, ज़खायर तो कमी होना वाक़या बहुत लाजमन था, क्योंकि आपकी एक्सप्लोरेशन एफर्ट्स चल ही नहीं रही। आप ये देखें ना कि जी PPL, सुई, ये OGDC और ये मारी गैस, इन्होंने जो चाहिए था एक कि जी वॉर फुटिंग पे एक्सप्लोरेशन करते, वो नहीं की। और अगर वो एक्सप्लोरेशन की जाती तो हमारे अपने पास से काफ़ी गैस मिल सकती थी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर इस गैस एक्सप्लोरेशन को सही तरह मैनेज किया जाए तो ये 2-3 BCF पर डे विदिन 2-3 ईयर्स लाया जा सकता है। सही है, बिल्कुल सही है। ज़ुबैर मोतीवाला साहब, जो इस वक्त घरेलू सार्फिन जो सफ़र कर रहे हैं, हमाद साहब इसकी वजह इंडस्ट्री को समझते हैं और वो कहते हैं कि जी अदालत से जाके स्टे ले लिया गया और अदालत से स्टे ले जैसे घरेलू सार्फिन मुतासर हो रहे हैं। इस पर हमाद साहब ने क्या कहा था, फिर मैं आपको सुनवा देता हूँ, फिर जवाब दीजिएगा।
है वो सर्दियों में 3 से 5 गुना बढ़ जाती है। लेकिन इस साल क्योंकि सिंध हाई कोर्ट का स्टे मौजूद है, 2-3 स्टेज मौजूद हैं, जिसकी वजह से उन सेक्टर्स को जिनसे गैस काट के घरेलू सार्फिन की बढ़ी हुई डिमांड जो है उसको पूरा करना था, हम इस साल नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान की जो कुदरती गैस की फील्ड्स हैं उसके अंदर सालाना 9% की कमी आ रही है, जबकि डिमांड बढ़ती चली जा रही है। LNG वो बहुत महंगी है, 3000 रुपए की गैस जब आप 200 रुपए की कीमत पे देंगे अपनी डोमेस्टिक पाइपलाइन में तो आपको नुकसान होगा। तो इसलिए एक हद से ज्यादा वो गैस सप्लाई नहीं की जा सकती। जी जुबैर साहब, इंडस्ट्री जिम्मेदार है घरेलू सार्फिन के मुतासिर होने की? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो अभी सत्तार साहब ने कहा ना, जिम्मेदारी वो है कि डिप्लीशन हो रही है 9% के हिसाब से, और इंटरनेशनल RLNG जो है ना वो हो गई महंगी। जब ये स्टेज को तो आए हुए 8 दिन या 10 दिन हुए, इससे पहले भी घरेलू सार्फिन को कोई गैस नहीं मिल रही थी। तो ये जो है ना, ये जरूर बात है, अम्मा साहब ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर ये स्टे नहीं लेते और ये जनरल इंडस्ट्री की अगर गैस काट देते तो शायद डोमेस्टिक के अंदर बेहतर हो जाता और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री भी चल निकलती। ये बात यहाँ तक मैं एग्री करता हूँ, लेकिन इस हालात में पहुंचना और इस वक्त जो पोजीशन है, जो सत्तार साहब ने जो एक्सप्लेन किया, बिल्कुल he has hit the nail कि आप 850 MMCF ड्रॉ कर रहे हैं RLNG से, तो क्यों 1200 नहीं करते? वो 1200 इसलिए नहीं करते हैं कि RLNG सप्लायर जो है ना वो डिफॉल्ट कर रहे हैं। इसमें भी जो मिनिस्टर साहब का कसूर नहीं है, बात ये वो डिफॉल्ट कर रहे हैं। वो इंटरनेशनल लॉ ये है कि 30% अगर आप पेनल्टी दे दें तो वो आप कुछ नहीं कर सकते, यही इंटरनेशनल लॉ। अभी एक और कार्गो अगर आपका हो गया ना डिफॉल्ट, जो कि जनवरी में मैं सुन रहा हूँ कि हो गया है, तो और ज्यादा जो है ना पोजीशन खराब हो जाएगी। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि इंडस्ट्री भी चलनी चाहिए, डोमेस्टिक भी चलना चाहिए, डोमेस्टिक को भी मिलनी चाहिए, लेकिन प्रायोरिटीज की जब आप बात करते हैं तो आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में 29% लोगों को सुई गैस घरेलू इस्तेमाल के लिए अवेलेबल है, बाकी 71% लोग जो हैं वो तो वैसे भी अदर फ्यूल्स इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम ये देखें कि हमारे कारखाने बंद हो जाएं तो एम्प्लॉयमेंट का क्या होगा, एक्सपोर्ट कमिटमेंट्स का क्या होगा, हमारे प्रोडक्शन का क्या होगा? तो हम ये कहते हैं कि कोई नया रास्ता निकाले, इसके लिए हमने रास्ता, और वो नया रास्ता क्या हो सकता है आपके ख्याल में? स्टैगरिंग हॉलीडेज का जो उन्होंने अब किया, मैं ये 20-25 दिन से चीख रहा था कि आप देखें दुनिया में देखें क्या होता है जब गैस की शॉर्टेज होती है, इंडस्ट्री के साथ कैसे डील किया जाता है। उसको डील करने का तरीका बिल्कुल सीधा सादा सा है कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं। कराची का जो कंजप्शन है इंडस्ट्री का वो तकरीबन 400 MMCF है, जनरल एक्सपोर्ट सब मिला के, कैप्टिव नॉन कैप्टिव सब कुछ। अगर वो 400 MMCF है, अब आपको अगर शॉर्टेज अगर 100 की है तो आप यहाँ से 80 MMCF निकाल सकते हैं इंडस्ट्री से। वो इस तरह से कि मंडे को एक इलाका बंद रहेगा, ट्यूसडे को एक रहेगा, वेडनेसडे को तीसरा रहेगा, इसी तरह से। अब मैंने उनको समझा रहा था, फिर इसके बाद इनकी समझ में आया और अब इन्होंने शेड्यूल दिया है कि अब जो है ना, अब मुझे ऐसा लगता है कि इंशाल्लाह ताला इसी महदूद गैस के अंदर, देखिए मैं तो ये चाहूंगा कि RLNG को बढ़ाया जाए, लेकिन RLNG बहुत ज्यादा महंगी हो गई है। और ये जो गैस है, दूसरी बात ये है कि आप ये देखेंगे ये सारा जो प्रॉब्लम है, मैं SSGC के हवाले से बात कर रहा हूँ, यानी सिंध के हवाले से, वो प्रॉब्लम जो है वो बिकॉज ऑफ बलूचिस्तान की सर्दियों की वजह से हर साल आता है, लेकिन चूंकि डिप्लीशन हो गई इसलिए इस साल कुछ ज्यादा महसूस हो गया। अब ये जो है ना 140-150 MMCF कंजप्शन बलूचिस्तान में माइनस डिग्री की वजह से बढ़ गया। सुई गैस के अंदर, सुई जो वाक़ है बलूचिस्तान में, वहाँ 125 MMCF जो है ना वो हमको मिलती है और 190 MMCF जो है वो नॉर्दर्न एरियाज को जाती है, SNGPL। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? SNGPL जो गैस जा रही है वो सर्दियों के अंदर SSGC को दे दी जाए ताकि वो बलूचिस्तान के इस्तेमाल की गैस है वो उनको मिल जाए, तो हमारे लिए प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। अगर ये दो चीजें ये कर लें, और एक 180 MMCF गैस है जो एरोनसली गलती से जब फील्ड एलोकेट हो रही थी, जब वो SNGPL को चला गया, वो सिंध का हिस्सा है, सिंध को वापस मिलना चाहिए। सिंध आज भी 65% से ज्यादा गैस प्रोड्यूस करता है, तो वो की इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई, बिल्कुल बंद है, उसको जो इनको सही है। चलें, सिंध और कराची की आप बात कर रहे हैं तो मैं जरा इजाजत दीजिएगा सर, आफ्ताब सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर मैं शायद साहब अगर आप इजाज़त दीजिए, मैं 1 मिनट में आपके पास आता हूँ। आफ्ताब सिद्दीकी साहब, आपका नुक्ता नज़र अपनी हुकूमत ही के जो वज़ीर हैं उनसे मुख्तलिफ है। आप नहीं समझते कि शॉर्टेज है और आप समझते हैं कि ज़्यादती की जा रही है कराची के लोगों से? देखिए जी, ये तो फैक्ट है, जैसे सत्तार साहब ने भी कहा, जुबैर साहब ने भी, कि शॉर्टेज तो है इस मुल्क में, और जो कंज्यूमर है वो 27% टोटल कंजम्पशन है कंज्यूमर का, और हर साल 9% रिड्यूस भी हो रही है और डिमांड बढ़ती चली जा रही है, तो शॉर्टेज तो है। अब इसको बेहतर तरीके से किस तरह मैनेज किया जा सकता है वो इम्पोर्टेंट है।
और उसके लिए जो हमारे SSGC के जो MD हैं उनसे मेरी 2-3 दिन पहले मीटिंग हुई है और उसके बाद जो है कुछ चेंज आई है और 8 से बिक्री आई है कराची में। और कराची का जो इशू है खाली शॉर्टेज का नहीं है, ट्रांसमिशन का भी है। 40 और 50 साल पुरानी लाइनें डली हुई हैं जिसके ऊपर हमसे उन्होंने कमिट किया है कि नई ट्रांसमिशन लाइन स्पेशली डिफेंस कलेक्टर के लिए वो अलग डाल रहे हैं, साइट एरिया के लिए डिफरेंट होगी और करेंगी। और आफ्ताब साहब अगर मुझे ये बताइए कि क्या आपके ख्याल में जो कुछ हो रहा है ये हुकूमत की मजबूरी थी या इसको बेहतर मैनेज कर सकते थे हमादर साहब और आपकी हुकूमत? नहीं जी, एक तो मजबूरी तो ये कि शॉर्टेज है और जो कार्गो भी लाया जा सकता है जिस तरह हमारे साहब ने कहा है तो वो बहुत महंगा पड़ जाता है, 8 से 10 अरब में। या ये वो इतना लॉस गवर्नमेंट बर्दाश्त नहीं कर सकती है, इसको मैनेज करने की जरूरत है। और जिस मेरा ख्याल है कि KCCI और मुख्तलिफ इदारों को हर साल जो है ना और 3 महीने या 4 महीने में बैठ के स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग करनी चाहिए, जो यहाँ के MD SSGC है या नॉर्दर्न का, इनको मैनेज करने की जरूरत है। मिनिस्टर ने तो पॉलिसी देनी है, वो पॉलिसी उन्होंने दी है और अल्हम्दुलिल्लाह कराची में आप जिस तरह जुबैर साहब ने बताया वो मुझे भी पता है, तो इस तरह ये इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन शुरू की है तो बहुत बेहतरी आ गई है। सही है सर। चलिए मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ प्रोग्राम में। शायद से ब्रेक के बाद आपसे जानना चाहता हूँ ये जो हम बिजली के गर्दिशी कर्जे की बात करते हैं कि 2000 अरब रुपए से बढ़ गया और वो कितना डेंजरस है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। अब गैस का जो गर्दिशी कर्जा है वो भी 1200 अरब रुपए को क्रॉस कर गया है। तो इसको कंट्रोल में रखना, काबू में रखना कैसे मुमकिन है, हल क्या है इसका और ये कितना खतरनाक है? एक ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। दोबारा खुशामदीद। शायद सितार साहब, एक तो आप पिछली गुफ्तगू में कुछ ऐड करना चाह रहे थे, दूसरा ये जो 1200 अरब का गर्दिशी कर्जा गैस के ऊपर चढ़ गया, ये कैसे हल होगा ये मसला? जी, सबसे पहले तो माजरत से मैं जो मेरे साथी जो लोग बोले हैं उनसे बहुत मुख्तलिफ मेरा नजरिया है। जी जी। पहली तो बात यह है कि पंजाब में आपने एक्सपोर्ट इंडस्ट्री सारी की सारी काट दी हुई है। अगर आप एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को गैस नहीं देंगे और काट देंगे तो आपका जो एक्सपोर्ट का जो ड्राइव है जिससे आपको आइंदा के लिए कोई तवक्को है कि पाकिस्तान में कोई उम्मीद है कि जी कोई बेहतरी होगी, वो ख़त्म हो जाएगी और ख़त्म हो रही है। अभी इस महीने एक्सपोर्ट्स $2 अरब तक जाने की तवक्को है। वो $2 अरब तो बड़ी दूर की बात है। अब 2 महीने में आप देखेंगे 1500 रह जाएगा ये। और जो एडिशनल आपको कर्जा लेना पड़ेगा अगले साल, क्योंकि इन्होंने मिसमैनेज किया है, वो 3 से 4 अरब एडिशनल लेना पड़ेगा पाकिस्तान को, जो कि पाकिस्तान के हालात नहीं है कि वो ले सके। तो आप मुल्क को किस दहाने पे ले जा रहे हैं? तो जो तरजीहात हैं उसमें एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पहले आती है और फिर आती है ये जो आपकी नॉर्मल इंडस्ट्री जो कि प्रोसेस वाली है। लेकिन इन्होंने किया कि एक्सपोर्ट को काट दिया और नॉर्मल इंडस्ट्री प्रोसेस को गैस दे रहे। दूसरा इसमें अब क्या हुआ है कि जी इन्होंने अपनी जो हैं ये खाद की फैक्ट्रियां उनको गैस इस वक्त दे रहे हैं और चला रहे हैं। ये गैस इनको देनी चाहिए थी जून, जुलाई, अगस्त में, और उस वक्त अगर ये गैस देते तो इस वक्त इनके पास 70 MMCFD एडिशनल होती ताकि ये मैनेज कर पाते। लेकिन ये इनकी प्लानिंग तो है ही कोई नहीं। और बाकी रहा ये कि जो खाद की अवेलेबिलिटी इस वक्त इतनी ज़्यादा तंग है कि मुझे तो खदशा है कि जी अभी जब गंदम की फसल आएगी तो पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा धचका लगेगा और वो धचका गंदम की बेतहाशा जो पैदावार कम होगी, जिसकी वजह से हमारे आटे का भी रेट बढ़ेगा, हमें बरामदात बढ़ानी पड़ेंगी। ये तो एक नो विन सिचुएशन है। इसको अगर कुछ फिस्कल इनको करना पड़ता कि जी आपको कुछ अरसे के लिए LNG लानी चाहिए थी तो ला के उसको कम से कम ये चीजें तो पूरी करते। अगर आपने नहीं की तो इसका नुकसान वो नहीं है जो $30-40 मिलियन या $50 मिलियन इनका एक्स्ट्रा लगता। इनका नुकसान कई अरबों में है और मुल्क का नुकसान है। मैं तो देखिए
इस वक्त 70% जो इंडस्ट्री है मुल्क में उसको एक्सपोर्ट वाली उसको बंद किया हुआ है। आप किधर जा रहे हैं? सही है, आपकी बैकबोन एक्सपोर्ट्स आपके जी। आप रेमिटेंसेस पे तो सिर्फ मुल्क नहीं चला सकते, एक्सपोर्ट्स अगर आपके पास नहीं आएंगी तो आपका रूपी पैरिटी कहाँ जाएगी। मैं शकूर शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा में। शाह साहब सर एक मैं सवाल सिर्फ करना चाह रहा हूँ, शकूर शाह साहब ये बता दीजिए कि आपने हमाद अज़हर साहब से इस्तीफे का मुतालबा क्यों कर दिया? आप ही की पार्टी के हैं वो। देखिए जी, बात जब आपको सच की हो तो फिर आपको जरूर बात करनी चाहिए। अपनी पार्टी से वाबस्तगी अपनी जगह, लेकिन जिन लोगों ने आपको वोट दिया उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना भी आपकी जिम्मेदारियों में शामिल है। देखिए, बात ये कि हमाद अज़हर साहब के कंधों पर जो जिम्मेदारी है, अगर वो उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर बेहतर ये है कि वो इस्तीफा दे दें। इस वक्त मेरे अपने हल्के में देखिए, सर्दियों में हमेशा से ये शिकायत रही है कि यहाँ पर वो गैस की शॉर्टेज होती है पाकिस्तान में, लेकिन इस तरह की सूरत कभी भी नहीं रही कि जहाँ पर पोजीशन सिर्फ 0 पर आ गया हो। इस तरह की सूरत हाल क्यों पैदा हुई है आपके ख्याल में? इसकी वजह अब आप इनसे पूछे ना, जो मिनिस्टर हैं या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो जिम्मेदार हैं हल्के हैं। इसलिए मैंने मुतालबा किया है कि पार्लियामेंट में मौजूद तमाम सियासी पार्टियों पर मुश्तमिल एक तहकीकाती कमेटी बनाई जाए। आपका क्या राब्ता हुआ है अपने मिनिस्टर के साथ इस मामले पर कि मेरे हल्के के लोग बहुत परेशान हैं? आप अगर मेरी बात जरा 1 मिनट करिए, मैं इसका जवाब दूंगा आपको। तहकीकाती कमेटी बनाई जाए जो इस साल तो हमने जैसे तैसे गुजार ली है ना, और गुजार रहे हैं। आइंदा आने वाले सालों का हमें सोचना होगा, हमें अगले 20 सालों का सोचना चाहिए कि आज हम हुकूमत में है, कल नहीं होंगे, आज दुनिया में है, कल नहीं होंगे, लेकिन अपने आने वाले नस्लों के लिए सोचने की बात कर रहा हूं मैं कि तहकीकाती कमेटी बनाई जाए तो वहाँ पार्लियामेंट्री पार्टी पर मुश्तमिल जो इस बात की तहकीकात करे कि इस साल ये सूरत क्यों पैदा हुई और उसकी जिम्मेदारी जिन से पर है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी आपका चाहिए। सर अपने मिनिस्टर से या अपनी हुकूमत से राब्ता हुआ है इस सिलसिले में? इसी बात का तो अफसोस हो रहा है। मैंने उनको 12 कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की है, ना वो कॉल का जवाब देते हैं, ना वो मैसेजेस का जवाब देते हैं। इससे ज्यादा अफसोसनाक सूरत और क्या होगी? आपका अपने ही मिनिस्टर से राब्ता नहीं हो पा रहा सर? आप नहीं, वो जरा माशाल्लाह जरा गवर्नर साहब के बेटे हैं ना, उनके वाले साहब एक्स गवर्नर है, और वो अभी क्या मजीद बोलूं। चलिए बाबा, हमाद अज़हर साहब है नहीं खुद को डिफेंड करने के लिए, हम उनको जरूर दावत देना चाहेंगे कि प्रोग्राम में अगर वो ज्वाइन कर लें इन चीजों का वो जवाब दें, ठीक है ना। तो लेकिन ये कि हम अवाम के नुमाइंदे, हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने लोगों की बात करें। अपने चलें शाहिद सत्तार साहब, आखिरी कमेंट अगर आप करना चाह रहे हैं कुछ। जी देखें, जो बहुत अच्छी बात की सिद्दीकी साहब ने, वो ये है कि जी आपको एक कमीशन बनाना चाहिए, और कमीशन जो है लॉन्ग टर्म इसकी प्लानिंग करे, सिर्फ गैस की नहीं, एनर्जी की। और एक इस कमीशन के 60 दिन के अंदर आपको देना चाहिए कि जी ये आपको करने की जरूरत है, और आइंदा के लिए जितनी जल्दी हो सके आप इत्तफाक करते हैं कि कमीशन बनना चल। वक्त खत्म हो गया मेरे पास। शाहिद सत्तार साहब बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। शकूर शाह साहब और जुबैर मोतीवाला साहब हमारे साथ मौजूद थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।